ठीक है। जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आई, उन्होंने सोचा कि इंडिया के सारे ही पार्ट में तो अवेलेबल है आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाए एक इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने अगले ही 2 साल के अंदर अंदर एक आयुर्वेद और होम्योपैथी का एक नेशनल इंस्टीट्यूट दे दिया नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है। तो Hello students, welcome to IUS Parents. Myself Dr. Gaurav Mehra and I am here with this updated IUS GK. ठीक है, हम इसमें IUS GK के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपको आयुष के बारे में जो भी अपडेट आती गई वो आपको बताता जाऊँ। सबसे पहले एक मोटा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। 1926 में IMA आया। यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि जब IMA की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे IMA ने बोल रखा है कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट 1928 में हुआ। तो मोर करेक्टली अगर पेपर में अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो 1928 सही होगा, तो आप इजीली क्लेम कर पाएंगे कि नहीं, ये 1926 नहीं है, इट इज 1928 एज बाय द ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। 1971 में CCIM आया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है। 1995 में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है। इसके बाद में जब इंडियन मेडिसिन को थोड़ा वैल्यू मिलने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि चलिए एक डिपार्टमेंट बना देते हैं आयुष के लिए, इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बनाया। लेकिन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। इसके बाद में 2014 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आई। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है वैसे ही ये मिनिस्ट्री को अलग, मतलब आयुष को अलग करके एक मिनिस्ट्री बना दी जाती है। ठीक है। अभी इस मिनिस्ट्री के बारे में एक थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन क्या है, पोजीशन क्या क्या है, किसके पास है। उसके बाद हम एक हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा, उसके बाद में हम डिटेल में देखेंगे। आयुष मिनिस्ट्री कब बनी थी? अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 9 नवंबर 2014 में बनी थी। ठीक है। कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है। अगर स्टेट मिनिस्टर की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो महेंद्र भाई मुजफ्फरा हैं। ठीक है। अगर बात करें सेक्रेटरी की तो राजेश कोटेचा जी हैं, इनको पद्मश्री मिल चुका है। अगर बात करें स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ आयुष तो वो है श्री प्रमोद कुमार पाठक। अगर एडवाइजर की बात करें मिनिस्ट्री की तो वो है श्री मनोज मिश्री जी। चलिए आगे चलते हैं। ये याद रखेंगे क्योंकि लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन यहाँ से बना था, ये APGT में कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर पूछा था शायद। ओके। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में डायरेक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो डायरेक्ट किस किस चीज को मैनेज करता है, या कि उसके अंडर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस वगैरह हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो नीचे 12 इंस्टीट्यूट हैं, तो सबसे पहले AIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, NIA जयपुर, RAV इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, सिद्धा होम्योपैथी एंड सोवा रिग्पा पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है ये? लेह लद्दाख में है। अभी रिसेंटली अगर जून की बात करूँ मैं, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आगे हम पढ़ लेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 7 to 9 जून 2023 को अय्या प्लस सोवा रिग्पा का जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने अभी लेह लद्दाख में योगा डे सेलिब्रेट किया। ठीक है। और उसमें 5th बटालियन ऑफ ITBP के जवानों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। अभी पिछले ही महीने की बात है। आगे चलते हैं। ITRA जामनगर, नाम बदल चुका है इसका, पहले क्या नाम था वो पता होना चाहिए। ITRA इंडिया का आयुष में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, सेकंड लास्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी जो कि शिलोंग में है। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन, ये पासीघाट में है। ओके। इसके बारे में हम सभी इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल में देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या चीज कैसे कैसे कहाँ पर स्टैब्लिश है और वो किसके अंडर में आती है। ठीक है। तभी आप बाकी की जो हिस्ट्री है, जो बाकी का आयुष के बारे में जितने भी इंस्टीट्यूट है, रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब तभी सीखेंगे, तभी जान पाएंगे, तभी अच्छे से आप उसको इनकलकेट कर पाएंगे अपने दिमाग में, जब आपको पता होगा कि कौन कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, उसको उसके ऊपर कौन सी बॉडी है, उसके नीचे कौन सी बॉडी है। ठीक है। अभी बात करते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो 5 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो एक तो है CCRS हमारी वाली, योगा इंस्टीट्यूट की, यूनानी की, होम्योपैथी की और सिद्धा की। ठीक है। अभी और ये तो 5 हो गई जो सेंट्रल है, जो डायरेक्ट आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में है। अगर स्टेट की बात करें यानी कि रीजनल काउंसिल्स की बात करें तो वो 19 काउंसिल्स ऐसी हैं जो रीजनल है, और इसमें से भी अभी रिसेंटली लास्ट 2 या 3 मंथ बैक ही एक झांसी में है रिसर्च इंस्टीट्यूट, NABH और NABL का एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ। 1 PSU IMPCL। ठीक है। वही जो हमारे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में जो दवाइयाँ आती है वो इसी के थ्रू आती है। कहाँ पर है? यहीं पे बनती हैं। और कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है, अल्मोड़ा में। कब स्टैब्लिश हुआ? 1978 में। ठीक है। 2 सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, एक NMPP, एक PCIMNH जो कि 2010 में आया। 2010 में इसका पहले नाम था PCIM, फार्माकोपिया ऑफ इंडियन मेडिसिन,
उसके बाद में 2014 में इसमें होम्योपैथी भी ऐड हो गया, ठीक है, PCIM एंड H। ओके, ये था आयुष मिनिस्ट्री के डायरेक्ट रेगुलेशन में कौन कौन सी बॉडीज हैं। इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो यहीं पे वीडियो छोड़ सकता है, कोई इशू नहीं है। आपने अगर कहीं से पढ़ लिया है, वो आपको अच्छे से कंठस्थ है या आपको अच्छे से लर्न है, तो जरूरत नहीं है इस वीडियो पर अपना टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। बिकॉज एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत क्रूशियल टाइम है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आगे हम देखेंगे हिस्ट्री, देखेंगे कैसे कैसे आयुर्वेद का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। आपको स्लाइड्स में एक बार दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, सो दैट आपको पता रहे कि इसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1835 में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, कोलकाता मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ 1835 में। क्वेश्चन आ सकता है, पारिक में भी दिया हुआ है, पारिक के अंदर जब आप हिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी है। 1865 में बात करते हैं तो जो जयपुर संस्कृत कॉलेज था, वहां पर आयुर्वेद की टीचिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि उस टाइम पर आयुर्वेद का ट्रांसलेशन नहीं था, क्योंकि आयुर्वेद उस टाइम पर संस्कृत में ही अवेलेबल था, तो इसीलिए आयुर्वेद की जो टीचिंग थी सिर्फ जयपुर संस्कृत कॉलेज में स्टार्ट कर दी गई। नेक्स्ट 1898 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्च क्लब इन न्यूयॉर्क, ठीक है। गोविंद पारिक के अंदर लिखा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे मॉक्स आप लगाते होंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन आता है। तो 1898। उसके बाद बात करें, जब ये देखा गया कि आयुर्वेद का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ करने की जरूरत है, तो 1907 में आयुर्वेद का एक महासम्मेलन हुआ नासिक के अंदर, जिसको कि पहला बोला गया, पहला आयुर्वेद का महासम्मेलन नासिक के अंदर हुआ। और किसने हेड किया उसको? शंकर दास शास्त्री बदेरी ने। ओके, ये सम्मेलन हुआ, इसके नेक्स्ट ईयर ही स्टैब्लिशमेंट हुआ आयुर्वेद विद्यापीठ का। 1919 में ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है बात, ये एक बार ध्यान रखना कि सबसे पहले महासम्मेलन हुआ नासिक के अंदर हुआ, किसने हेड किया ये याद रहना चाहिए, कब हुआ? 1907 में। उसके जैसे ही ये सम्मेलन हुआ तो इन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा कि हाँ आयुर्वेद के फील्ड में कुछ करना जरूरी है। सम्मेलन के अगले साल ही आयुर्वेद विद्यापीठ का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, 1908 में। 1919 में बात करें तो ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार में आया। 1921 की बात करें तो दिव्या कॉलेज दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश हुआ और इसको इनॉग्रेट किया महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर इसकी 100th ऑफ एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है। इसके बाद 1922 में गुरुकुल कॉलेज, 25 में मद्रास आयुर्वेद कॉलेज। ये आपको पता नहीं होना चाहिए तो भी चलेगा, लेकिन मैंने एक आपको थोड़ा सा आउटलाइन बताने के लिए कि अच्छा ऐसे ऐसे आया है। और गोविंद पारिक में भी ये अवेलेबल है, तो किसी किसी को वहां से रटने में दिक्कत होती है क्योंकि एक साथ कोई सीक्वेंस नहीं है, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखा हुआ है। एक बार वीडियो देख लेंगे, दोबारा एक बार देख लेंगे तो आपको ईजी लगेगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें आपको। 1921 में दिव्या कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 22 में गुरुकुल आया, पहले ऋषि जी आए फिर बाद में गुरु जी आए, ऐसे याद कर सकते हो। 1925 में मद्रासी आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है। और फिर 1926 में बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन आया, बाद में IMA आया, वो मॉडर्न के लिए है, ये इंडियन मेडिसिन के लिए है बोर्ड। तो 1926 में बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन एस्टैब्लिश हुआ, ये भी गोविंद पारिक के अंदर ही है। जब आप हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 1927 में BHU आ चुका था उस टाइम पे, BHU एक्चुअली पहले ही आ गया था 1916 में, लेकिन 1927 में BHU में आयुर्वेदिक कॉलेज स्टार्ट हुआ, ठीक है। In 1927, a separate Ayurvedic college was started for imparting training in both in Ayurveda and modern medical sciences. BHU की फुल फॉर्म सभी को पता है, इंडिया फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। भारत की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। स्टैब्लिश किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय जी ने और एनी बेसेंट ने 1916 में, ठीक है। 1959 में क्या हुआ? अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन आयुर्वेदा वॉज सस्पेंडेड। UG कोर्सेज जितने थे BHU के अंदर आयुर्वेद में वो बंद कर दिए गए। क्योंकि टू प्रोवाइड मोर एम्फोसिस ऑन PG एजुकेशन एंड रिसर्च में और PG एजुकेशन में जोर देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने UG कोर्स ही बंद कर दिए 1959 में। 78 में क्या हुआ कि जो फैकल्टी थी आयुर्वेद की और मॉडर्न मेडिसिन की, उनको अलग अलग कर दिया गया। इससे पहले सेम ही फैकल्टी पढ़ाती थी, लेकिन बाद में 1978 में द एग्जिस्टिंग फैकल्टी वाज बाइफरकेटेड इनटू फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एंड फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। In 2006, making a total of 14 department and 15 degree giving specialty in the faculty. And most important is the Journal of Scientific Research of BHU, JSR BHU, is published by Institute of Science, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट के जर्नल का नाम है JSR, तो इसके जर्नल को हम बोल सकते हैं कि JSR BHU। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लास्ट ईयर पूछ लिया गया था कि आयु कहाँ का जर्नल है, शायद आयु की ईयर पूछा था, तो इस बार आ सकता है कि JSR कहाँ का जर्नल है, JSR की फुल फॉर्म क्या है? तो जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, JSR BHU, ठीक। एस्टैब्लिशमेंट मैंने पहले बताया 1916 में बहुत पहले ही हो चुका था। 1927 में आयुर्वेद कॉलेज स्टार्ट हुआ। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा टाइमलाइन अपने दिमाग में बनाते हुए चलना, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेना वीडियो को। ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद है, ठीक है। ये जर्नल जो मैं भी बात कर रहा था आपसे, JSR जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च।
क्योंकि जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 1926 में आईएमए का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो अब आया बीएचयू के एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले, और बीएचयू में तब तक आयुर्वेद भी एस्टेब्लिश हो गया था। तो आईएमए यानी कि मॉडर्न एलोपैथी के जो डॉक्टर्स थे उनको लगा कि हमारा भी एक एसोसिएशन होना चाहिए। ये जस्ट मैं याद कराने के लिए करा रहा हूँ। जैसे ही आयुर्वेद की फैकल्टी आयुर्वेद आया बीएचयू के अंदर, तो वो डर गए और सोचा कि नहीं, हमारा एक एसोसिएशन होना चाहिए कि आपस में हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए भी कोई नेशनल लेवल पे कुछ मुहिम चलानी है, किसी चीज को प्रमोट करना है, पब्लिक हेल्थ को कोई स्ट्राइक करनी है, कुछ भी एक्सवाइजेड करना हो, तो एक एसोसिएशन होना चाहिए जिसके थ्रू वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए। इसीलिए आईएमए आया। आईएमए की फुल फॉर्म इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन, इसका लोगो ये रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन जस्ट एक मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है आईएमए, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हमको ये सारा पता होना चाहिए, और बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट हमें आयुर्वेद की थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज वन ऑफ द 27 फाउंडर मेंबर ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, जोइनिंग 1948। अब क्या हुआ, 1948 में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन बना, फाउंडर मेंबर 27 फाउंडर मेंबर थे, उसमें से एक आईएमए भी था। ठीक है, क्योंकि जब वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन बनेगा ना, तो वो अलग अलग कंट्रीज के एसोसिएशन को मिला के बनेगा। अब जब हमें एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा एसोसिएशन बनाना है, तो हमें अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के एसोसिएशन की नीड पड़ेगी। WMA को बनाया जिसने, उसमें से आईएमए भी एक था। ठीक है, दिसंबर 2020 में आप लिमिटेशंस के बावजूद हमें सर्जरी अलाउ कर दिया गया था, तो जो स्ट्राइक की थी वो आईएमए के ही अंडर में हुई थी, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। दिसंबर 2022 अप्रोक्सीमेटली 1 million डॉक्टर्स अटेंडेड ए डे लॉन्ग स्ट्राइक, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द IMA to protest a federal government rule that allows practitioner of Indian system of medicine Ayurveda to perform minor surgeries। ठीक है, और उसको नाम दिया था मिक्सोपैथी का। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। 2021 में भी एक स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, चलिए, हाँ, आईएमए के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या क्या काम है बेसिकली इनका काम है प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज इन ऑल देयर डिफरेंट ब्रांचेस, द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, द मेंटेनेंस ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। नेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईएमए का, वो न्यू दिल्ली में है, और जो इसका जर्नल है उसका नाम है जीमा, जर्नल ऑफ इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन। जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता, आज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कल को कहीं आपके किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आज जो चीज हमने पढ़ी वो हमारे आने वाले एग्जाम में ही काम आएगी, हमें लाइफ टाइम में कभी भी कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है कि हमारे उस टीचर ने ये पढ़ाया था, तो बीइंग अ डॉक्टर हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 1939 में इंडियन मेडिसिन एक्ट आया। अब आगे बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन भी हमारे गोविंद पारिक का भी एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है, और बहुत सारे मॉक्स में भी आपको मिलेगा। ठीक है, कमेटीज, जो हमारी कमेटीज बनी हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए, गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई कि बताइए हमें कि क्या कमी है अभी हमारे हेल्थ सिस्टम में। फिर उनकी कुछ रिकमेंडेशंस आई, फिर उन रिकमेंडेशंस को फिर गवर्नमेंट ने देखा अच्छे से, अब उन रिकमेंडेशंस पे काम करना चाहिए नहीं चाहिए वो गवर्नमेंट के ऊपर था। ठीक है, लेकिन कमेटीज बनाई गई, कमेटी ने बोला कि क्या कमी है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, इसलिए कमेटीज बनी। ठीक है, तो सबसे पहले कमेटी जो हेल्थ सेक्टर में बनी थी उसका नाम था भोर कमेटी। ठीक है, इसने रिकमेंड किया कि डिप्लोमा, डिग्री एंड पीजी कोर्सेज इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर डिप्लोमा और डिग्री जैसे, डिप्लोमा डिग्री और पीजी जैसे कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और स्टेट के पास राइट होने चाहिए एंशिएंट ट्रीटमेंट को लेके और उसको रेवोल्यूशन को लेके। डॉक्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन शुड बी इन स्टेट सर्विस टू डू द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। तो इन्होंने ये बोला, ये रिकमेंड किया कि जो इंडियन मेडिसिन के जो डॉक्टर है ना, उनको स्टेट सर्विसेज के अंदर लिया जाना चाहिए, सो दैट कि जो रूरल एरिया है इंडिया का वो डेवलप कर सके, उसका हेल्थ अच्छा हो सके। 1946 की बात करें तो तब आई चोपड़ा कमेटी। ठीक है, चोपड़ा कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, इन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए पूरे इंडिया में। ये नहीं कि इस स्टेट में सिलेबस अलग है, इस स्टेट में करिकुलम अलग है, हर स्टेट का अलग अलग है, ये यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए। और उन्होंने बोला कि 12th संस्कृत कंपलसरी होनी चाहिए। 12th अगर किसी ने पास किया है, अगर 12th को पास होकर आया है, तो अगर उसको आयुर्वेद में आना है, आयुर्वेद की टीचिंग्स लेनी है, तो उसको संस्कृत से 12th होना कंपलसरी है। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑप्शनल हो सकते हैं, हो भी या नहीं भी वो चलेगा, लेकिन संस्कृत कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया कि ये कोर्स 5.5 साल का होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि एटलीस्ट एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक स्टेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर के लिए भी उन्होंने बोला, रिकमेंड किया। ये चीज आप गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, जस्ट इनकी एक सलाह थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले बोर्ड कमेटी, फिर चोपड़ा कमेटी। 1949 में आई हमारी पंडित कमेटी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट शुड स्टार्ट इन जामनगर। जामनगर में एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हम आयुर्वेद तो पढ़ा रहे हैं, हम आयुर्वेद तो सीख रहे हैं, आयुर्वेद का करिकुलम भी बता दिया उन्होंने, कितने साल का होना चाहिए ये भी बता दिया, लेकिन आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च की बात सबसे पहले पंडित जी ने की, पंडित कमेटी ने की।
तो उन्होंने बोला कि जामनगर के अंदर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी शुड बी 12th विद साइंस। ठीक है, कम से कम 12th विद साइंस हो, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई एडमिशन के लिए। ठीक है, वेरियस डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज शुड बी बैंड। ठीक है, ये बंद कर देने चाहिए ऐसे कोर्सेज, अलग अलग डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज को, और उसके बदले में सिर्फ एक डिग्री कोर्स चालू करना चाहिए, ये इन्होंने बोला। ठीक है, और इन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया और उस पर एक्शन क्या हुआ कि जामनगर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ISM इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन 1953 में। ठीक है, अगले 4 सालों के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जामनगर के अंदर स्टैब्लिश हो गया। 1955 इसमें आई देव कमेटी या दवे कमेटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। उसका एक तो ड्यूरेशन बता दिया उन्होंने, 5.5 साल का होना चाहिए, और उन्होंने बोला कि अटैच्ड हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें एक स्टूडेंट के ऊपर 5 बेड का जो रेशियो है वो लेके चलना चाहिए, यानी कि एक स्टूडेंट के ऊपर 5 बेड हो, ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पर आयुर्वेदिक या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की टीचिंग हो रही है। ठीक है, इन्होंने भी यूनिफॉर्म करिकुलम की बात करी, पैन इंडिया में यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, इसी यूनिफॉर्म करिकुलम को देखते हुए एक कुछ ना कुछ बॉडी तो होनी चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, सिलेबस क्या है होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, किस तरह की प्रैक्टिकल क्लासेस होनी चाहिए, कितने घंटे किसको डिवोट करना है, ये सब चीज़ों को देखते हुए ही हमारा CCIM आया था। कॉलेज शुड बी एफिलिएटेड टू द नियरेस्ट यूनिवर्सिटी, और कॉलेज को किसी भी नियरेस्ट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना चाहिए, ऐसा दवे कमेटी ने बोला। लेकिन एक्शन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, पहले 45 में भोर कमेटी, 46 में चोपड़ा कमेटी, 49 में पंडित कमेटी, बीच में सिर्फ 2 साल का गैप आया 47-48 का। उसके बाद 49 में पंडित कमेटी आई और 55 में दवे कमेटी आई। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, 1958 के अंदर उडुपा कमेटी आई। इन्होंने बोला कि एक CCIM का स्टैब्लिश होना जरूरी है, CCIM होना चाहिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि आयुर्वेद का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, मिक्स और प्योर आयुर्वेदिक सिलेबस होना चाहिए। इन्होंने बोला एक मिक्स सिलेबस होना चाहिए जिसमें आयुर्वेद प्लस मॉडर्न पढ़ाया जाए, एक प्योर सिलेबस होना चाहिए जिसमें सिर्फ प्योर आयुर्वेदा पढ़ाया जाए। ठीक है, 1 वर्ड ऑफ आयुर्वेदा इन ईच मेडिकल कॉलेज में, सभी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे वो सब में कम से कम एक वर्ड तो आयुर्वेदिक होना ही चाहिए। ठीक है, 1 वर्ड ऑफ आयुर्वेदा इन ईच मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बी फार्मा इन आयुर्वेदा होना चाहिए। ठीक है, PG इंस्टीट्यूट शुड स्टार्ट इन वाराणसी, पूना, त्रिवेंद्रम। इन 3 जगह पे इन्होंने बोला कि यहाँ पर PG इंस्टीट्यूट शुरू होना चाहिए। तो उडुपा कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने एक तो CCIM की बात करी। ठीक है, ये 1958 की बात हो रही है और ये सारा काम कब से स्टार्ट हुआ, 2014 से। देख लो कितना लंबा गैप बीच में बन गया था। अगर ये जो रिकमेंडेशंस थी ये जल्दी जल्दी अगर इम्प्लीमेंट होती रहती तो कितना डेवलपमेंट आज आयुर्वेद का होता। चलिए आगे चलते हैं। 1961 में संपूर्णानंद कमेटी आई। इसके बारे में ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि हाँ संपूर्णानंद की कमेटी थी। ठीक है, 1966 में व्यास कमेटी आई। इन्होंने बोला कि पब्लिकेशन होनी चाहिए आयुर्वेदिक रिसर्च में। ठीक है, पब्लिकेशन की बात करी, सबसे पहली बार आया ये। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिकेशन की बात कब आई, तो ये व्यास जी ने बोला कि पब्लिकेशन होना चाहिए आयुर्वेदिक रिसर्च का। पब्लिकेशन का मतलब समझते हैं आप सभी, शायद समझते ही होंगे कि जब भी आप MD में एडमिशन लेंगे या PhD करेंगे तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च वर्क करना होता है। ठीक है, जब वो 2-3 साल का आप रिसर्च वर्क कंप्लीट करके आप MD की डिग्री लेके बाहर निकलते हैं तो आपने जो रिसर्च करा उसके बारे में लोगों को नहीं पता, आम पब्लिक को नहीं पता, तो उसको पब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो पब्लिकेशन होने के बाद ही पब्लिक डोमेन में ये आता है कि हाँ जी किसी ने इस पर ऐसे ऐसे रिसर्च की है जिसका रिजल्ट ये रहा है। लेकिन अगर आपने उस पर रिसर्च करके उसको पब्लिश ही नहीं करा तो कैसे पता लगेगा कि त्रिवेंद्रम में या गुजरात में बैठे हुए पर्सन को कि उस कॉलेज में ये रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, इसलिए पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयुर्वेदिक रिसर्च शुड स्टार्टेड, जो आयुर्वेदिक में रिसर्च होती है उनका पब्लिकेशन होना चाहिए, ये व्यास कमेटी ने बोला। आगे चलते हैं 1967। ठीक है, ITRA जामनगर। इससे पहले इसका नाम क्या था, IPGTRA। फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, IPGTRA इसका पुराना नाम था। लास्ट 2020 में नाउ ITRA, अब ITRA है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। कब इसका नाम ये रखा गया, नवंबर 2020 IPGTRA से हटा के ITRA कर दिया गया। इट इज द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन द लिस्ट ऑफ INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है, और शायद यही क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर आया था कि वो एकमात्र आयुर्वेद का या आयुष का, आयुर्वेद का नहीं आयुष का एकमात्र कॉलेज या फर्स्ट कॉलेज जिसको INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है, वो कौन सा है, तो वो है ITRA जामनगर। ITRA 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट के मिलने से बना है। कौन कौन सा, एक तो ये खुद ही ITRA द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। सेकंड, श्री गुलाब कुनवर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय।
और थर्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर. इन एडिशन द महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट फॉर योगा नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च MPIYNER. इन 3 इंस्टीट्यूट के मिलने से IITRA का IITRA बना. ठीक है, IITRA का ये लोगो है, ऑफिशियल लोगो है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी बोला गया है. ठीक है, आगे चलते हैं. हाँ, ये बहुत जरूरी है. आयु, ये जर्नल है किसका, इसी का, IITRA का. ठीक है, आयु इज ए peer reviewed journal published by Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar. ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल क्वार्टरली जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, आयु. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. 1971 CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन. ये कौन से एक्ट से आया था? IMCC एक्ट 1970 से आया था. ये रेगुलेटिंग बॉडी थी. ठीक है, अभी इसका नाम CMCISM है. इसको यहीं पे बंद कर दिया गया 2021 में. अब CCM बॉडी नहीं है, उसकी जगह पे NCISM आ गई है. ठीक है, ये वही काम करती है जो CCM करती थी, लेकिन कुछ अपडेट्स के साथ. इसकी फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर C से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काउंसिल है या कुछ और है. तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ठीक है, सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट द सेंट्रल काउंसिल हैज framing on and implementing various regulations including curriculum syllabus in Indian system of medicine at undergraduate or postgraduate level. The SOVA ecosystem of medicine is included in the CCIM from 2012. Colleges must follow the minimum standard of education and curricula and syllabus prescribed by the CCIM. ये मैंने CCIM की बात करी. अभी हम जब chronological order में जब NCISM पे पहुंचेंगे तो हम NCISM के बारे में डिटेल में देखेंगे. तो बस CCIM के बारे में इतना पता होना चाहिए. करंटली इसको CCIM अभी वर्किंग में नहीं है. कब स्टार्ट हुई? 1970 में हुई स्टार्ट. इसका क्या काम था? इसका काम था मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के. ठीक है, सोवा का कब इंक्लूड हुआ इसके अंदर? 2012 में इंक्लूड हुआ. इसका नया नाम क्या है? NCISM. ये सब इसका आपको याद होना चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं. अगले 4 साल के अंदर अंदर होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट भी आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी. जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, वो अगर आप ध्यान से देखोगे एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ठीक है, तो कहाँ पर है? कलकत्ता में. कोलकाता में एस्टैब्लिश है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर. जब ये एस्टैब्लिश हुई थी तब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में थी, और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में है. ठीक है, 1976 में NIA आया, बहुत इंपॉर्टेंट. 1976 में NIA के फॉर्म सभी को पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, एस्टैब्लिश 1976 में हुआ. कब से ये चल रहा था? 1845 से चल रहा था. इसकी अगर हिस्ट्री में अगर जाए तो ये 1845 से ये वर्किंग है, मतलब एज एन इंस्टीट्यूट नहीं, क्योंकि 1845 में एक मंदिर के अंदर सिर्फ टीचिंग्स होती थी. NIA वाज कन्फर्ड द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस. ठीक है, अंडर डी नोवो कैटेगरी इसको डीम यूनिवर्सिटी बना दिया गया, उसको डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया. कब ये मिला? 13 नवंबर 2020 को 5th आयुर्वेद डे के उपलक्ष्य में. किसने दिया? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने. ठीक है, इट इज द फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट टू बी डिक्लेयर्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ आयुष. ठीक है, IITRA को क्या मिला था? IITRA पहला आयुष का INI था, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. और ये फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि डीम्ड बना आयुर्वेद के अंदर. ठीक है, और इस इंस्टीट्यूट के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है फॉर रिसीविंग नस्य पंचकर्म ट्रीटमेंट इन NIA, नस्य एंड डाबर इन 2017. ये कैंपस है NIA का. ठीक है, और NIA के जर्नल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा. जर्नल ऑफ आयुर्वेदा किसका है? NIA का, NIA जयपुर. ठीक है, पीयर रिव्यू जर्नल है, प्रिंट भी है, ऑनलाइन भी है, क्वार्टरली अपना पब्लिकेशन करता है ये. ठीक है, UGC केयर में इसको एनलिस्ट कर रखा है. ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1979. ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेद का जो जर्नल है, मतलब NIA का जो जर्नल है उसका नाम क्या है, तो ये है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब बात करते हैं 1984. 1984 में आया हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन. ठीक है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश 84 में हुआ. कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है. ठीक है, और इसके अंदर एकेडमिक एक्टिविटी 2004 से स्टार्ट हुई. ठीक है, 2004 से पहले इसके अंदर कोई भी एकेडमिक एक्टिविटीज नहीं थी. 1986 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. नेचुरोपैथी पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 पैथियों के नाम लिख देंगे, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा और नेचुरोपैथी. इसमें से बताएं, पूछ लेंगे कि नॉन इन्वेजिव ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हीलिंग कौन सा है. तो नॉन इन्वेजिव इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि
नेचुरोपैथी नॉन इन्वेजिव, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्वेश्चन जब देते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं योगा भी हो सकता है। तो नेचुरोपैथी के लिए आता है इन एंशियंट कि नेचुरोपैथी इज एन एंशियंट नॉन इन्वेजिव rational system of healing that practices natural elements based on the theory of self-healing capacity of the body and vitality and toxemia। ठीक है, नेचुरोपैथी के अंदर इंक्लूड है हर्ब्स, मसाज, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशनल काउंसिल, मड थेरेपी, मैनिपुलेटिव थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, हाइड्रोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज योगा थेरेपी एंड मैग्नेटिक थेरेपी। ये सब नेचुरोपैथी के अंदर ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा या कुछ ऐसा, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्यूपंक्चर कौन सी थेरेपी के अंदर या कौन सी पैथी के अंदर आता है, मैग्नेटिक थेरेपी कौन सी पैथी के अंदर आती है। अब आते हैं 1988 में आरएवी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आरएवी यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ एस्टेब्लिश हुआ 11 फरवरी 1988 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड स्टार्टेड फंक्शन 1991 से इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की डेट अगर पूछते हैं या ईयर पूछते हैं तो ये है 1988। हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर 1991। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा टू आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन। इनका मोटिव ये था आयुर्वेद का बेसिकली कि जो गुरु शिष्य परंपरा है अभी के समय पर कम होती जा रही थी, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ चुके हैं वेयर द कोर्सेज आर बाउंड बाय फिक्स्ड सिलेबस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड मैनी सब्जेक्ट्स टू लर्न। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं याद करने के लिए, ड्यूरेशन हर एक सब्जेक्ट का ड्यूरेशन फिक्स है, फिक्स सिलेबस है। इन सब से हटके आरएवी ने ये सोचा कि ये सब चीज़ें ना होके फॉर्मल एजुकेशन से हटके हम अपने पास से स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे या उनको रिक्रूट करेंगे या उनको एक एग्जाम के थ्रू लेंगे, उसके बाद हम अपने पास स्टूडेंट को रख कर डिसिपल यानी कि शिष्य को दे देंगे। ठीक है, आरएवी हैज मेड एफर्ट्स टू रिवाइव गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, एंड इट लॉन्च्ड 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, नेमली एमआरएवी और सीआरएवी। तो 2 तरह के कोर्सेज हमने लॉन्च करे, एक सीआरएवी एक एमआरएवी। ठीक है, और जब से ये बना है अभी तक 71 स्टूडेंट्स एमआरएवी कंप्लीट कर चुके हैं और 1355 स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड सीआरएवी कोर्स। ओके, करंटली 70 गुरुज आर देयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी इंडिया के अंदर 70 गुरु हैं। ठीक है, सभी ने सुना होगा जब हम एमडी का एग्जाम देते हैं तो उसी के आसपास सीआरएवी का भी एक एग्जाम होता है। तो जस्ट बिकॉज टू प्रमोट गुरु शिष्य परंपरा सीआरएवी कोर्सेज आर स्टार्टेड 1995। आईएसएम एंड एच इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर हुआ? ये थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब ये सिचुएशन आ चुकी थी कि आरएवी एस्टेब्लिशमेंट हो गया, सीसीआईएम आ गया, बीएचयू के अंदर आयुर्वेद आ गया। ठीक है, एनआईए का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो ये इतनी सिचुएशन आ चुकी थी, आयुर्वेद इतना आगे आ चुका था कि गवर्नमेंट को भी लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के लिए एक थोड़ी सी अलग जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने आईएसएम एंड एच नाम से एक डिपार्टमेंट कह लो या एक ब्रांच बोलो, उसके अंदर एक अलग से डेडिकेट कर दी 1995 में। 1998 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा आया, बाद में इसका नाम बदल के मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कर दिया गया। ठीक है, इसका क्या मोटिव था? टू स्टैंडर्डाइज द मेथड ऑफ करिकुला फॉर योगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टू प्रोवाइड एंड प्रमोट फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ योगा। ठीक है, 1998 में 1995 के अंदर आईएसएम एंड एच आ गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ठीक है, अब इनको लगा कि इसका नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि 5 अलग अलग आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी था। तब उस टाइम पे इन्होंने आईएसएमएच का नाम बदल के आयुष कर दिया, और उसी टाइम पे इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। कब की बात है? ये 2003 की बात है। ठीक है, और फिर 2014 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी जैसे ही बीजेपी पावर में आई। ठीक है, इन्होंने पूरा मिनिस्ट्री ही स्टैब्लिश कर दी सो दैट आयुष का जो अच्छे से विकास हो सके, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अगर हम ही अपने सिस्टम को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एस्टेब्लिशमेंट किया। 2005 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा आया। 2005 के अंदर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनोग्रेट किया। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई के अंदर लोकेटेड है। द डिटेल कोर्स ऑफर्ड फॉर बीएसएमएस। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट का, इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा ने क्या ऑफर किया? एक तो यूजी डिग्री जिसका नाम बीएसएमएस था, और एक पीजी डिग्री एमडी सिद्धा और पीएचडी डिग्री। ये कोर्सेज इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर चालू किए। जितने भी 12 इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, मैं इनकी एक टेबल दे दूंगा लास्ट में, तो सो दैट आपको वहां से एक साथ याद हो जाए कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और कब स्टैब्लिश हुआ। सो डोंट वरी। 2014 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आई। 2016 के अंदर NEIANH यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा होम्योपैथी आया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ? शिलोंग के अंदर हुआ, मेघालय के अंदर। ठीक है, ये भी ऑटोनोमस बॉडी थी, और करंट में इसके जो डायरेक्टर हैं वो है नीता महेश्कर। ठीक है,
जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आई, उन्होंने सोचा कि इंडिया के सारे ही पार्ट में तो अवेलेबल है आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाए एक इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने अगले ही 2 साल के अंदर अंदर एक आयुर्वेद और होम्योपैथी का एक नेशनल इंस्टीट्यूट दे दिया नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, तो आयुर्वेद होम्योपैथी का, इसके बाद फोक मेडिसिन का भी आएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहले कौन सा आया। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आई ना, तो सबसे पहले ए यानी कि आयुर्वेद वाला इंस्टीट्यूट आया शिलोंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2017 के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में उसका इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसके 2-3 साल बाद यानी कि 2020 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारिपा, ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2020 में आया, 21 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, AIPGT में कहाँ पर स्टैब्लिश है ये क्वेश्चन था। तो ये सिचुएटेड है लेह के अंदर। ठीक है, लेह लद्दाख नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारिपा। मैं आपको पहले बता दिया कि आइया ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, अभी रिसेंटली 7 से 9 जून के बीच के अंदर एक योगा प्रैक्टिस किया लेह के अंदर। वहां पर 5th बटालियन ऑफ ITBP ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सितंबर 2020 में NCISM एक्ट आया। ठीक है, और जैसे ये एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट में, तो CCIM एक्ट जो था, CCIM का जो एक्ट था, IMCC एक्ट 1970, वो डिमोलिश हो गया। ठीक है, वो नलीफाई कर दिया गया और NCISM एक्ट जैसे पास हुआ, तो NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020, ठीक है, इसने रिपील कर दिया 1970 एक्ट को। ठीक है, all the provisions of National Commission for Indian System of Medicine has been come into force with effect from 11th day of June 2021। तो 11 जून 2021 से ये इम्प्लीमेंट हो गया NCISM। ये डेट आपको जरूर याद होनी चाहिए, NCISM कब आया। ठीक है, जून 2021। क्या मोटो था आने का? बहुत सारे मोटिव थे, लेकिन 2 मोटिव मैंने यहाँ पर लिख दिए NCISM के। इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल आयुर्वेद, यूनानी सिद्धा एंड सोवारिपा। ये सोवारिपा मैंने बताया था ना कि CCM में 2012 में इंक्लूड हो गया था, तो NCISM में भी ये इंक्लूडेड ही है। टू हैव एन इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, 2021 क्वेश्चन आ चुका है AIPGT 2022 में, लास्ट ईयर ही आया ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका नाम क्या था पहले, NEIFM, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। ठीक है, इससे पहले वाला जो था, जो कि 2016 के अंदर आया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसका क्या नाम था, आयुर्वेद एंड होम्योपैथी था उसके लास्ट में। इसके अंदर क्या है, फोक नाम आ गया, फोक। तो जो फोक मेडिसिन की बात आती है, तो वो अभी पिछले साल यानी कि 2021 के अंदर की बात है। ठीक है, कहाँ पर, पासीघाट के अंदर 2021 में। पासीघाट कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं आगे। 2022 में अगर देख लेते हैं, 2022 में 3 सैटेलाइट इंस्टीट्यूट का इनोवेशन हुआ। एक आयुर्वेदा, जिसका नाम था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। 2 और थे, एक था यूनानी का, जो कि गाजियाबाद में था, ठीक है, सभी को पता होगा, और एक था होम्योपैथी का, जो दिल्ली के अंदर ही था। ठीक है, टोटल 4 सैटेलाइट इंस्टीट्यूट खुलने थे, जिसमें से 3 ओपन हो चुके हैं, एक पर अभी काम चल रहा है, वो है NIA का सैटेलाइट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। फरवरी 2023 के अंदर MOA के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए बजट दिया गया 3,647 करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया गया, जो कि पिछले वाले बजट यानी कि 3,050 करोड़ से 19.6% ज्यादा था। ठीक है, और अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर सिर्फ 2.6 का इंक्रीमेंट हुआ था, और इस साल देखें तो 19.6 का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे आयुष बजट में। आगे बात करें मई 2023 में क्या हुआ कि जो ये आयुर्वेद होम्योपैथी के अंदर जो शिलोंग में जो थी ना, जो इंस्टीट्यूट बना था, जो 2016 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, उसके अंदर अभी 6 न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करा सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो हो सकता है, क्योंकि अभी न्यूज में रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, शिलोंग में है। शिलोंग कहाँ पर है, मेघालय में है। किसने इनॉग्रेट किया, सर्बानंद जी ने किया। नाम क्या है, NEIH, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। ठीक है, कब हुआ, मई 2023 में। इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 6 से 7 जून में मैंने आपको बताया, सोवारिपा और IM ने कंडक्ट किया एक योगा सेशन ले के अंदर। आगे हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। CCRS, NMPP, ICMR रिसर्च पोर्टल कितने हैं, शोध गंगा पोर्टल क्या है, IMPCL के बारे में, आयुष ग्रिड के बारे में, आयुर्वेदा डे, योगा डे, इन्वायरमेंटल डे और उनकी थीम्स के बारे में। इसके अलावा और बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आयुर एस्पायरेंट्स। थैंक यू सो मच। कुछ भी कमी लगी हो या कुछ आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में भी आपको बता पाऊँ। और ये वो लिस्ट है इंस्टीट्यूट की, कब स्टैब्लिश हुए, नाम क्या था और लोकेशन कहाँ पर है।